देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। 1 जून को एक दिवसीय कार्यशाला का यहां पर आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि नवनिर्वाचित मेयर, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायत अध्यक्षों को आपको बता दें कि ये बैठक इनकी हो रही है, कार्यशाला हो रही है। नगरीय निकाय के विकास के लिए संचालित योजनाओं के संबंध में इसमें जानकारी दी जाएगी। नगरीय स्वशासन के संवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों पर भी चर्चा की जाएगी। मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश में पहली बार ऐसी कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। 1 जून को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यशाला का आयोजन होगा। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 1 जून को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन यहां होने जा रहा है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, नवनिर्वाचित मेयर, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायत अध्यक्षों की कार्यशाला होगी। नगरीय निकायों के विकास के लिए संचालित योजनाओं के संबंध में इसमें जानकारी दी जाएगी। नगरीय स्वशासन के संवैधानिक और विधिक प्रावधानों पर भी चर्चा की जाएगी। मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे और तमाम तरीके के दिशा निर्देश योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए जा सकते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस तरीके की कार्यशाला यहां आयोजित की जा रही है। 1 जून को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है। तो 1 दिवसीय ये है। नवनिर्वाचित मेयर, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों के जो अध्यक्ष हैं उनकी ये कार्यशाला है। नगरीय निकायों के विकास के लिए संचालित योजनाओं के संबंध में इसमें जानकारी दी जाएगी और भी ऐसे तमाम विषय जिसको लेकर इस कार्यशाला में चर्चा की जाएगी। मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और आपको बता दें कि प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस तरीके की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। तो अपने आप में ये कार्यशाला बेहद महत्वपूर्ण। 1 जून को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यशाला का आयोजन होगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, नवनिर्वाचित मेयर, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायत अध्यक्षों की ये कार्यशाला है और आपको बता दें कि नगरीय निकायों के विकास के लिए संचालित योजनाओं के संबंध में इसमें जानकारी दी जानी है। नगरीय स्वशासन के संवैधानिक और विधिक प्रावधानों पर इस पर चर्चा की जाएगी, ये भी जानकारी मिल रही है। हालांकि आपको बता दें कि इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहने वाले हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम तरीके के दिशा निर्देश दे सकते हैं। 1 जून को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यशाला का आयोजन होगा। ये जो कार्यशाला है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। 1 जून को एक दिवसीय ये कार्यशाला है और इसमें तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि नगरीय स्वशासन और संवैधानिक और विधिक प्रावधानों पर इसमें चर्चा होगी। मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहने वाले हैं, जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। क्या कुछ निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए जाते हैं ये देखना होगा, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस तरीके की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। तो 1 दिवसीय ये कार्यशाला जिसका आयोजन, हालांकि इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। नवनिर्वाचित मेयर, नगर पालिका परिषद और आपको बता दें कि पंचायत अध्यक्षों की ये कार्यशाला है और नगरीय निकायों के विकास के लिए इसमें जानकारियां दी जाएंगी। किस तरीके से विकास किया जाए, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर यहां पर चर्चा होगी, जानकारी दी जाएगी और निर्देश इस दौरान दिए जा सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि प्रदेश में पहली बार इस तरीके की कार्यशाला आयोजित हो रही है। तो 1 जून को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यशाला का यह आयोजन होने जा रहा है। तो 1 जून को होगा यह आयोजन, जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। नगरीय निकायों के विकास के लिए संचालित योजनाओं के संबंध में इसमें जानकारी दी जानी है। नगरीय स्वशासन के संवैधानिक और विधिक प्रावधानों पर इस पर चर्चा की जानी है।
सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम तरीके के दिशा निर्देश इस दौरान दे सकते हैं, क्योंकि इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल होंगे, निर्देश देंगे। नवनिर्वाचित पार्षदों को, मेयरों को। हालांकि क्या कुछ निकलकर सामने आएगा उस पर लगातार नजर बनी रहेगी, लेकिन ये खबर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। स्कंदिता हमारी संवाददाता जुड़ गई, जानकारी उनसे ले रहे हैं। स्कंदिता, इस कार्यशाला के बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए, आपको बता दें 1 जून को 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और आपको बता दें कि पहली बार हो रहा है जब अभी, क्योंकि नगर निकाय चुनाव जैसे ही खत्म हुआ है और जितने भी लोग जीत कर आए हैं, खासकर के नवनिर्वाचित मेयर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्ष, उन सबको लेकर अब एक कार्यशाला होगी और ये ऐसा पहली बार हो रहा है। अभी तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। नगरीय निकायों के विकास के लिए जितनी भी जो योजनाएं संचालित होती हैं उसके संबंध में उन सभी मेयरों को, मेयर के जो और इसके अलावा जितने भी नगर पालिका परिषद है, नगर पंचायत के अध्यक्ष है, उन सबको जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से जो योजनाएं हैं उनके संबंध में बताया जाएगा, कैसे उनको संचालित करना है, नगर निकाय का विकास कैसे करना है, उन सब तमाम चीजों की उनको जानकारी दी जाएगी, जो कि अपने आप में एक शॉर्ट फॉर्म में अगर कहा जाए ट्रेनिंग के रूप में उनको बता सकते हैं कि किस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको आगे कैसे काम करना है। इसके अलावा नगरीय सुशासन के संबंधित जो विभिन्न है प्रावधानों की भी चर्चा होगी कि क्या क्या नए प्रावधान हैं और क्या उस पर काम करना चाहिए। जितने भी संवैधानिक प्रावधान हैं उनको वो कैसे कार्य करते हैं या उन पर कैसे कार्य करना चाहिए। आपको बता दें इसलिए अपने आप में ये कार्यशाला बेहद महत्वपूर्ण। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल भी होने वाले हैं। इस दौरान तमाम तरीके के दिशा निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्कंदिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अब तक साझा करने के लिए। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्यशाला का आयोजन यहां पर किया जाना है। वहीं आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर में सम्राट मिहिर भोज गौरव यात्रा के बाद माहौल खराब हुआ था। दरअसल इस यात्रा का राजपूत समाज के लोगों ने विरोध जताया था। माहौल को देखते हुए पूरे जनपद में कल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी। पूरे मामले को लेकर सहारनपुर डीएम ने ये कहा है कि अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कुछ समय तक इंटरनेट सेवाएं बाधित ही रहेगी। वहीं इसके साथ ही पत्रकारिता दिवस पर जिलाधिकारी दिनेश चंद्र ने सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन का दायित्व है कि समाज में समरसता बनी रहे और किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल स्थिति ना उत्पन्न हो। निश्चित तौर से इंटरनेट बंद होने पर व्यापारी, कारोबारी सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये समस्या व्यापक हित के लिए है और अभी हम लोग समीक्षा करेंगे और उसके बाद इंटरनेट को लेकर निर्णय लिया जाएगा। रायबरेली में स्वास्थ्य महकमे पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। दिन पर दिन प्रयास किया जा रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाई जा सके, लेकिन रायबरेली के जिला अस्पताल की हालत बद से बदतर जरूर दिखाई दे रही है। अस्पताल में लगी सीटी स्कैन मशीन करीब 20 दिनों से खराब है और गरीब जनता को 500 में सीटी स्कैन कराने वाला गरीब तबके का व्यक्ति 5,000 खर्चा कर बाहर से सीटी स्कैन करा रहा है। कहीं ना कहीं गरीब जनता की जेब पर डाका जरूर पड़ रहा है। अस्पताल में हालत बद से बदतर। आगे बढ़ते हैं, बरेली से खबर आपको बताते हैं, जहां थाना सुभाष नगर क्षेत्र में अवध कॉलोनी में युवक द्वारा गरीब व्यक्ति से रुपए छीनने का एक वीडियो अब सामने आया है। बता दें कि चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर गरीब युवक के साथ किस तरीके से लूटपाट की जा रही है, इन तस्वीरों को देखकर आप पता लगा सकते हैं। हालांकि पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। अब इसके आधार पर जांच की जा रही है। वहीं झांसी में बड़ा बाजार के निवासी पेयजल की समस्या से परेशान है। इस समस्या को लेकर कोतवाली थाना क्षेत्र में वार्ड नंबर 59 के पार्षद के नेतृत्व में बड़ा बाजार में वार्ड वासियों ने जाम लगा दिया, जिसके चलते यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। वही जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को किसी तरीके से समझा बुझाकर जाम खुलवाया।
गोंडा से खबर है जहां बीच सड़क पर युवक की जमकर पिटाई की गई है। साइकिल चोरी के आरोप में पिटाई की गई है। यहां पर युवक की लात, घूंसों और बेल्ट से पिटाई की गई, जिसका जो वीडियो है वो भी सामने आया है और वो जमकर वायरल भी हो रहा है। नगर क्षेत्र की महाराजगंज चौकी का ये पूरा मामला। खबर अलीगढ़ के गोंडा थाना इलाके के कुंवरपुर से है, जहां बच्चों के क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद ने तूल पकड़ा है। आपको बता दें कि मामला देखते हुए ये मामला जो है वो इतना बिगड़ गया कि दो पक्षों में फायरिंग इस दौरान हो गई। इस फायरिंग में कई लोग घायल हो गए हैं। मामले की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। घायलों को फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। खबर पीलीभीत के न्यूरिया क्षेत्र के गांव अलीगंज से है, जहां एक किसान पर बाघ ने हमला कर दिया। बाघ के हमले से एक किसान की मौत हो गई है। मामले का पता तब लगा जब सुबह ग्रामीण टहलने निकले तो खून से लथपथ शव देखकर वो चौंक गए। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं टाइगर रिजर्व की टीम पहुंची तो अफरा तफरी का माहौल वहां देखने को मिला। परिवार वाले में इतना आक्रोश देखने को मिल रहा है कि परिवार वालों ने अपना आपा तक खो दिया और टाइगर रिजर्व की टीम के साथ वो झड़प करने लगे। तो उन्नाव के राजमार्ग पर चलते ट्रक में अचानक से भीषण आग लग गई। ट्रक चालक ने, आपको बता दें कि ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। अमरोहा में नौकर बना शैतान, आपको बता दें कि मालिक को दर्दनाक यहां पर मौत दी गई है। नौकर ने फावड़े से वार कर मालिक की हत्या कर दी है। हत्या कर भाग रहे नौकर को ग्रामीणों ने हालांकि पकड़ लिया है। पुलिस ने आरोपी नौकर को हिरासत में भी ले लिया है। दर्दनाक हत्या से गांव में दहशत का माहौल है। पश्चिम बंगाल का रहने वाला ये नौकर बताया जा रहा है। बछराऊ थाना क्षेत्र के छुजुपुरा गाँव का ये पूरा मामला। बलरामपुर जिले में दबंगों का कहर देखने को मिला है। यहां दबंगों ने एक व्यक्ति का ट्रैक्टर जलाया और उसके साथ जमकर मारपीट की गई। वहीं आरोप है कि दबंगों ने उसके लड़के से मोबाइल और बाइक भी लूट ली। पूरे मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन 1 महीने बीतने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर अब पुलिसिया कार्रवाई पर कई सवाल उठने लगे हैं। कानपुर में उस वक्त अचानक हड़कंप मच गया जब गुजैनी थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर इलाके में बनी 120 फीट ऊंची पानी की टंकी पर एक महिला चढ़ गई और आत्महत्या करने का प्रयास करने लगी। महिला को पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ देखकर स्थानीय लोगों में हलचल मच गई, जिसके बाद मामले की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। महिला को पानी की टंकी से नीचे उतारने के प्रयास में वो जुट गई। वहीं पीड़िता का साफ तौर पर यह कहना है कि दादानगर फैक्ट्री एरिया चौकी इंचार्ज गीता सिंह लगातार उन्हें धमकी दे रही थी और उन्होंने गलत तरह से उनके भाई को जेल भी भेज दिया है, जबकि पुलिस ने पहले देवर को गिरफ्तार किया है। पीड़िता लगातार मामले की निष्पक्ष जांच और चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई की मांग करती नजर आ रही है। वहीं देश में भले ही बहुमत की सरकारों का दौर आ चुका हो, मगर फिर भी क्षेत्रीय पार्टियों की अनदेखी करके सत्ता चलाना मुमकिन नहीं है। बीजेपी इस बात को अच्छी तरह समझती है और यही वजह है कि लगातार 2 बार अकेले दम पर बहुमत हासिल करने के बाद भी एनडीए जस की तस है। देश के सबसे पुराने इस गठबंधन में 2024 से पहले बड़ा बदलाव होने वाला है। इस बदलाव के जरिए बीजेपी कौन सा नया मास्टर स्ट्रोक खेलने वाली है,
अब इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कर्नाटक की हार पीछे छूटी, एनडीए के सिल्वर जुबली साल में बड़ा खेल, बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक एनडीए 3-0। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक की हार का कड़वा घूंट बीजेपी को पीना पड़ा, लेकिन इससे उसकी रणनीति में और ज्यादा धार आ गई है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक बार फिर नए उत्साह के साथ चुनावी तैयारियों में जुट गया है और इसके लिए फोकस किया जा रहा है एनडीए गठबंधन को और ज्यादा मजबूत करने की। 25 साल पहले बना एनडीए गठबंधन देश की चुनावी राजनीति में सबसे पुराना गठबंधन है। इसमें कई क्षेत्रीय पार्टियां आईं और गईं, लेकिन गठबंधन का वजूद बना रहा। अब गठबंधन में नए साथियों को जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए बीजेपी राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ संतुलन साधने की तैयारी में है। देश में आज विपक्ष जिस तरह की नकारात्मक राजनीति कर रहा है, उस राजनीति को भारत की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। विपक्ष सिर्फ एक ही मुद्दे के ऊपर में लामबंद हो रहा है, वो मुद्दा है नरेंद्र मोदी हटाओ। लेकिन देश की जनता जानती है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत अपने आप को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए जो कार्य कर रहा है, उसकी पूरे विश्व में सराहना हो रही है। जी हाँ, अगर बीजेपी की कोशिश कामयाब हुई तो 2024 में एनडीए का बिल्कुल बदला हुआ स्वरूप देखने को मिलेगा। इसके लिए बीजेपी की कोशिश पुराने साथियों को वापस लाने की तो है ही, नए साथियों को जोड़ने की भी है। इसके लिए सबसे पहली कोशिश कर्नाटक में चल रही है। सूत्रों की माने तो कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस से गठबंधन कर सकती है। नए संसद भवन के उद्घाटन में विपक्ष के बहिष्कार के बावजूद एचडी देवगौड़ा की उपस्थिति ने इन अटकलों को बल दिया है। जेडीएस नेता कुमारस्वामी के बोल भी इन दिनों बदले हैं। वैसे भी कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद जेडीएस के सामने खुद को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी के लिए नए साथी के तौर पर वाईएसआर कांग्रेस सामने आ सकती है। जगन मोहन रेड्डी की बीजेपी नेताओं से हालिया मुलाकातें इस बात का संकेत दे रही हैं। तेलंगाना में बीजेपी की नजदीकियां जनसेना पार्टी के संस्थापक पवन कल्याण से बढ़ रही हैं। बीते दिनों पवन कल्याण बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिल चुके हैं। विपक्ष का सिर्फ एक ही मुद्दा है, नरेंद्र मोदी हटाओ। उनके पास न कोई नीति है, न कोई नीयत है, न कोई नेतृत्व है, न कोई विजन है। आज ये 15-20 पार्टियां अपने आप में इकट्ठा हो रही है, लेकिन अगर कोई इनसे पूछे कि 2024 में आप नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर आप किसे आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो इनके पास में कोई एक चेहरा तक नहीं है। जो लोग किसी एक चेहरे के ऊपर में सहमति नहीं जता सकते, वो इतने बड़े भारत वर्ष का कैसे नेतृत्व करेंगे, ये सवाल आज देश की जनता के मन में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। यानी दक्षिण से 3 नई पार्टियां एनडीए में दस्तक देने के लिए तैयार हैं। पवन कल्याण की पार्टी से तो गठबंधन लगभग तय है, जिसका ऐलान तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है। बीजेपी की रणनीति है कि उन राज्यों में जहां उसका कैडर कमजोर हो रहा है, वहां की लोकल ताकतों के साथ मिलकर चुनावी गणित को बदला जा सके। रही बात उत्तर भारत की, तो बीजेपी पंजाब में अपने पुराने साथी को भी साधने की कवायद में जुटी है। सूत्रों की माने तो जालंधर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी और अकाली दल दोनों की करारी शिकस्त ने दोनों पार्टियों को साथ आने का मौका दिया है, क्योंकि बीजेपी और अकाली दल के उम्मीदवारों को मिलाकर जितने वोट मिले थे, उससे महज कुछ वोट ज्यादा ही आम आदमी पार्टी के निर्वाचित उम्मीदवार को मिले थे। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों के अंदर खाने इस बात को लेकर सहमति बनने के पूरे आसार हैं कि अकाली दल दोबारा एनडीए का हिस्सा बन जाए। वहीं दूसरे राज्यों में बीजेपी कई नए साथियों को भी लाने की कोशिश में है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है। इसके तहत विपक्ष के उन नाराज नेताओं को भी साधने की कवायद चल रही है, जिनके साथ आने से पार्टी और गठबंधन मजबूत हो सकता है। इनमें पहला नाम है बिहार के उपेंद्र कुशवाहा का, जो पहले भी केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं।
उपेंद्र कुशवाहा नीतीश का साथ छोड़ चुके हैं और उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश बीजेपी कर चुकी है। बीजेपी बिहार में अपना सीधा मुकाबला अब आरजेडी से मान रही है, लिहाजा अति पिछड़ों को साधने में कुशवाहा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। वहीं बिहार से ही एक दूसरे नेता चिराग पासवान का भी गठबंधन में आना तय है। माना जा रहा है कि बीजेपी के कई नेता इस मुहिम में लगे हैं कि उनके चाचा पशुपत पारस से उनका झगड़ा खत्म करवाकर एलजेपी को भी गठबंधन का हिस्सा बना लिया जाए। मौजूदा दौर जो है देश में गठबंधन की राजनीति का दौर है। ये अलग बात है कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी इस समय इतने अहंकार में डूबी हुई है कि पुराने घटक दल इनके सभी इनको छोड़ करके जा चुके हैं। चाहे अकाली दल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे जनता दल यू हो, और भी तमाम इनके जितने भी पुराने जो अटल जी के और वाडवानी जी के टाइम के दल थे सब छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही अपने मित्र दलों, अपने सहयोगी दलों का सम्मान किया है। 10 साल हमने यूपीए की सरकार चलाई है। अपने जो भी हमारे मित्र दल, सहयोगी दल थे, उनके साथ आज भी हमारे उसी मित्रतापूर्वक संबंध चल रहे हैं। आज भी हमारी गठबंधन की सरकारें चल रही हैं। यानी बीजेपी की तैयारी पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक हर राज्य को साधने की है। खबर ये भी है कि तमिलनाडु में बीजेपी एआईएडीएमके के साथ भी सीटें साझा करेगी। जाहिर है अगर ऐसा हुआ तो दक्षिण में मिली सीटें बीजेपी के लिए बोनस साबित हो सकती हैं। कुल मिलाकर अगर बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब हो गई तो न केवल एनडीए के सिल्वर जुबली साल में गठबंधन का एक व्यापक रूप देखने को मिलेगा, बल्कि विपक्ष का सरदर्द चुनावी सियासत में और ज्यादा बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में एक जमाने में दलित राजनीति का प्रतीक बन चुकी मायावती दोराहे पर हैं। आपको बता दें कि मायावती की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें एकला चलो की तर्ज पर चलना है या फिर किसी का साथ लेकर चलना है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मायावती अकेले दम पर इतनी सामर्थ्य रखती है कि वो लोकसभा चुनाव में कोई बड़ा खेल खेल सकती है? क्योंकि अगर मायावती को अपने सियासी वजूद बचाना है तो उनके लिए 2024 आखिरी मौका है। अभी रिपोर्ट देखिए। सियासत के दोराहे पर माया, वजूद बचाने का अंतिम मौका। 2024 के रण में बीएसपी का आखिरी दांव। खुद के दम पर एक वक्त यूपी की सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाली मायावती के लिए 2024 का चुनाव आखिरी मौका है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने राजनीतिक इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं मायावती के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। सवाल उठता है कि क्या मायावती अकेले दम पर कोई करिश्मा करने की स्थिति में हैं? सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो विपक्षी गोलबंदी हो रही है उसमें भी मायावती का कहीं अता पता नहीं है। ज्यादा वक्त नहीं हुए जब कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के सभी दलों को कांग्रेस ने बुलाया सिवाय मायावती के। और तो और यूपी से अखिलेश यादव को भी कांग्रेस ने न्योता दिया, जबकि अखिलेश यादव लगातार कहते रहे हैं कि 2024 में उनका कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा और वो अमेठी से भी उम्मीदवार उतारेंगे। हाल ही में संसद भवन को लेकर पक्ष और विपक्ष की रस्साकसी में विपक्ष ने मायावती को अपने साथ नहीं रखा। हालांकि मायावती ने खुद की प्रासंगिकता बचाए रखने के लिए ट्वीट कर विपक्ष के बहिष्कार के फैसले को गलत करार दिया। वहीं इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन करने के बाद भी उन्होंने खुद को आयोजनों से दूर रखा ताकि विपक्ष के दूसरे दलों को ये कहने का मौका न मिल जाए कि वो सत्ताधारी दल के करीब जा रही हैं। इसलिए व्यस्तता की दलील देकर समारोह से दूरी बना ली। वैसे मायावती के लिए एनडीए में भी कोई गुंजाइश बचती नहीं है, क्योंकि इससे उनका यूपी की पॉलिटिक्स में जगह और घट जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।